Hello and welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 20th of November 2023. फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में है। तो फ्रॉड लोन ऐप्स में कौन रेगुलेटर है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पर्सन की स्टोरी बताई गई है, भारत सिंह, जिसने 15,000 रुपये उधार लिए थे अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए एक लोन ऐप के ज़रिए। लोन ऐप का नाम था यूनिकैश एक्स, जो कि उसको इंस्टाग्राम पर मिला था लोन ऐप। अब उसको कोई गाइडेंस नहीं था ये जो लोन ऐप है ये जेन्युइन लेंडर है या नहीं है। इंस्टाग्राम ने कोई रेड फ्लैग रेज नहीं किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कोई रेड फ्लैग रेज नहीं किया एंड बाद में इसको 50,000 रुपये वापस करने पड़े। एंड ऐसी स्टोरी सिर्फ यहाँ पर भारत सिंह के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुई है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि रेगुलेटर है कौन। Under the radar, hundreds of scrupulous players emerged, while there are no official estimates. Industry played कि illegal lending market जो है 700-800 मिलियन डॉलर का हो सकता है। No RBI list कि कौन यहाँ पर रियल लेंडर है, कौन यहाँ पर फेक लेंडर है। तो इंडियन एक्सप्रेस spoke with a range of stakeholders including borrowers, fintech intermediaries, government functionaries, big tech companies, former RBI officials. A number of victims caught in the crosshairs of these apps and their testimonies point towards a common narrative कि कोई गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी नॉर्म है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थोड़ा बहुत डिलीजेंस है, यहाँ पर कैरी आउट लिटिल ड्यू डिलीजेंस, एंड जो फ्रॉडस्टर हैं ये एडवर्टाइज करते रहते हैं अपने प्रेडेटरी लोन ऐप्स। आरबीआई के पास यहाँ पर कोई वाइट लिस्ट नहीं है कि कौन से यहाँ पर रजिस्टर्ड लोन ऐप्स हैं, एंड नेगेटिव लिस्ट भी नहीं है जिसको कि अपडेट किया हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखें तो फ्रॉडलेंट फर्म्स बहुत ज़्यादा मशरूम हुए हैं क्योंकि डिजिटल लैंडिंग बढ़ी है। तो ये पूरा यहाँ पर इशू बताया गया। नेक्स्ट, हेड ब्रेक्स हार्ट्स। तो बेसिकली वर्ल्ड कप हम हार गए हैं, उसके बारे में बताया कि ऑस्ट्रेलिया बहुत होमवर्क करके आया था और कैसे इन्होंने प्लानिंग की, कैसे एग्जीक्यूशन किया। आपकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको हम करेंगे स्किप। उत्तरकाशी टनल न्यू 5 पॉइंट रेस्क्यू प्लान। तो उत्तरकाशी में हमने देखा था कि एक टनल था जो कि कोलैप्स हो गया, उसमें 40 लोग फंसे हुए हैं। नई मशीनरी लाई गई थी दिल्ली से, लेकिन वो भी 22 मीटर से ज़्यादा जो है अब अंदर नहीं जा पा रही है। अब बाकी क्या करना, उसके लिए और मशीनरीज लाई जा रही है। अगर 2-3 दिन में रेस्क्यू प्लान हो जाएगा अगर मशीनरी सही से काम करती है, ऐसा कहना है यूनियन मिनिस्टर का। ठीक है, आगे चलते हैं। राय कर्ब्स ईस्ट, लेकिन कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क अलाउड फॉर नाउ। तो अभी भी कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वर्क नहीं होगा, लेकिन कब सीज कर दिए गए हैं, स्कूल्स खोल दिए गए हैं। तो बेसिकली जो ग्राफ 4 था तो ग्राफ 4 से 3 के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। ग्राफ 4 में तो एक्चुअली स्कूल्स भी बंद हो जाते हैं। बाकी श्रद्धा वॉकर का मर्डर केस हुआ था, उसमें कुछ नहीं हुआ, हमें नहीं देखना ये। जीके नर्सिंग होम, तो हमने देखा था एक्चुअली जीके नर्सिंग होम में कैसे यहाँ पर लैब टेक्नीशियन जो है वो यहाँ पर सर्जरी कर रहा है एंड कुछ पेशेंट्स की यहाँ पर डेथ भी होगी। अब लैब टेक्नीशियन को थोड़ी आता सर्जरी करना, तो वो यहाँ पर गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकाल रहा था, जो कि हमने देखा भी था कि यहाँ पर साउथ दिल्ली का क्लिनिक है। आपके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको यहाँ से एक इशू मिल रहा है कि इशू क्या है, ये जो फेक डॉक्टर्स होते हैं, क्वैक होते हैं, इनको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अ प्लान टू मैनेज स्टबल, तो यहाँ पर स्टबल बर्निंग की बात की गई है। स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली के पॉल्यूशन में 23% कॉन्ट्रीब्यूशन है स्टबल बर्निंग का। तो स्टबल बर्निंग पहले नहीं होता था, बाद में क्यों स्टार्ट हुआ उसका रीज़न बताया गया। टिल अ फ्यू डेकेड्स अगो जो क्रॉप रेसिड्यू था इंक्लूडिंग स्टबल, इसको ड्राई फॉडर की तरह यूज़ किया जाता था फॉर लाइव स्टॉक, या तो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता था फॉर द किचन, या तो इन सीटू इन ऑयल में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता था। इसको जलाया नहीं जाता था, एटलीस्ट अगर जलाया भी जाता था तो इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं जलाया जाता था। थिंग्स चेंज होने लगी 1990s में। 2 फैक्टरों ने कंट्रीब्यूट किया। पहला कि पावर सप्लाई दी जाती थी फॉर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। तो पंजाब में तो ऑलमोस्ट पावर सप्लाई फ्री है फार्म सेक्टर के लिए, एंड हरियाणा में सब्सिडाइज्ड है। तो इरिगेशन यहाँ पर एश्योर हो गया, तो जो फार्मर्स हैं बहुत ज़्यादा पैडी को ग्रो करने लग गए। अब पैडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग गया तो स्टबल भी बहुत ज़्यादा जनरेट होने लग गया। दूसरा, पैडी हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग लेबर इंटेंसिव है, जिसकी वजह से लेबर की डिमांड बढ़ गई। अब चीप लेबर तो था नहीं, मशीन्स लाइक द कंबाइंड हार्वेस्टर ये आने लगी। अब ये जो मशीन्स थी ये क्या करती थी, प्लांट के टॉप पार्ट को पिक कर लेती थी एंड नीचे वाला जो पार्ट है स्टॉक उसको छोड़ देती थी। अब इस स्टॉक को क्लियर करना ये अलग टास्क है, तो इजी सोल्यूशन ये था कि इसको जला दो। इन मैनुअल हार्वेस्टिंग स्टॉक्स आर हार्वेस्टेड क्लोज टू द ग्राउंड, लेकिन बाद में उसको एक प्लेस के ऊपर कलेक्ट करके थोड़ा सा एरिया जो फार्मर है वो अपने ज़मीन पर ऐसे छोड़ देते थे कि ठीक है यहाँ पर हम पैडी स्टोर रखेंगे। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो कितना रख सकते हैं। तो रिमेनिंग स्टॉक वाज पाइल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द फील्ड वेयर इट डीकंपोज स्लोली। दिस ऑक्यूपाइड अ स्मॉल एरिया एंड फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी थोड़ा सा एरिया यहाँ पर अलग रखने में फॉर द स्टोरेज।
पैडी स्ट्रॉ में हाई सिलिका कंटेंट होता है, इसीलिए इसको एनिमल फीड की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इसको वापस से फील्ड में फ्लो बैक कर दिया तो सब्सिक्वेंट क्रॉप ऑपरेशंस के साथ ये इंटरफेयर कर सकता है। एंड कुछ ही फार्मर्स को यहाँ पर हैप्पी सीडर जैसी मशीन्स मिल पा रही हैं जो कि स्टबल को वापस से सॉइल में डाल सकें इंस्टेड ऑफ सेटिंग इट टू द फायर। मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए गए कि डीकम्पोजर अप्लाई कर लो, इन सीटू मैनेजमेंट हो जाए स्टबल बर्निंग का, या तो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है। तो सोल्यूशन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें दूसरे क्रॉप्स के ऊपर डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मेज़ के ऊपर डाइवर्सिफाई करना चाहिए, लेकिन उसके लिए जो इंसेंटिव है ना वो भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पैडी के ऊपर इतना ज़्यादा एमएसपी दे रहे हो और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फार्मर जो है वो मेज़ लगाने लग जाए। नहीं, आपको यहाँ पर जो इंसेंटिव आप दे रहे हो उसको आपको इक्वल तरीके से रखना पड़ेगा सारी क्रॉप्स के लिए, तभी फार्मर्स यहाँ पर दूसरी क्रॉप के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो ऑथर ने यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस को प्रपोज किया। पहला, रीथिंकिंग द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री पावर। तो जो ये आप फ्री पावर दे रहे हो जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसकी पॉलिसी को ओवरथिंक करने की ज़रूरत है। तो आप ये तो नहीं कर सकते हो कि आपने बोला कि हम फ्री पावर नहीं देंगे, फार्मर्स को तो यहाँ पर नुकसान होगा, तो आप कह सकते हो कि हम फार्मर्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डीबीटी देंगे एंड हर साल हम उसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करेंगे। तो वो पैसा अगर फार्मर के हाथ में आएगा ना तो फार्मर खुद डिसाइड कर लेगा उसको कौन सी क्रॉप लगानी है। तो पहला सोल्यूशन ये है। दूसरा, पैडी स्टबल के लिए मार्केट क्रिएट करो कि जहाँ पर ये जो स्टबल है उसके बेल्स बनाकर बेचे जा सकें। तो अनलेस स्टबल इज मेड वैल्यूएबल फॉर फार्मर्स, वो उसको जलाते ही रहेंगे। तो वी नीड टू क्रिएट एन इफेक्टिव मार्केट फॉर स्टबल जो कि एटलीस्ट उनको कॉम्पनसेट करे उस एक्स्ट्रा एफर्ट, उस कॉस्ट के लिए जो कि उन्होंने हार्वेस्टिंग में लगाई, कलेक्शन में लगाई, डिस्पोजल में लगाई। बेलिंग मशीन्स फॉर पैडी स्ट्रॉ आर ऑलरेडी इन यूज इन पंजाब एंड हरियाणा विच हैज मेड इट फिजिबल टू पुट पैडी एंड अदर क्रॉप स्ट्रॉज इन द वैल्यू चेन। तो दूसरा यहाँ पर ऑथर ने सोल्यूशन बताया है बेलिंग मशीन का। ड्रग डिटॉक्स, तो ये बताया गया कि रीसेंट ईयर्स में अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल गाम्बिया में इंडिया से कफ सिरप इंपोर्ट किए गए थे एंड गाम्बिया में बहुत सारे लोगों की, बच्चों की डेथ हो गई। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे यहाँ जो भी ड्रग्स में यूज़ किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सारे अप टू द मार्क नहीं है। हमारे पास तो इतना टफ रेगुलेटरी सिस्टम है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली यही है कि जो रेगुलेटरी प्रोसीजर है उसमें यहाँ पर लैप्स हो रहा है। तो रेगुलेटरी प्रोसीजर में लैप्स ना हो उसके लिए क्या किया जा रहा है? In recent years, adverse reports on Indian generics have led to questions being asked of the regulatory procedures जो कि इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री को गवर्न कर रहे हैं। At least 7 Indian made cough syrups have been flagged as substandard by the WHO। US FDA ने भी यहाँ पर कंसर्न रेज किए। कंट्री पॉलिसी मेकिंग बहुत स्लो है इन चार्जेस को रिस्पॉन्ड करने में। इट हैज़ ईदर रिजॉर्टेड टू पीसफुल सॉल्यूशंस या तो एलिगेशंस को ही डिनाई कर दिया है रेगुलेटरी फेलियर के। इन अगस्त द गवर्नमेंट बिलेटली डायरेक्टेड मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स की आपको WHO स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। एंड यहाँ पर क्या किया गया है, एक पोर्टल बनाने की बात की गई है जिसमें पूरे ड्रग मेकिंग प्रोसेसेस की जो यहाँ पर प्रोसेसेस के पूरा ट्रैक रखा जाएगा। मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स को बताना पड़ेगा कि कौन कौन से रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया है। उसके बाद इनवॉइसेस को अपलोड करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो ये सब कुछ होगा। आगे हम चलते हैं। ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी जी की डेथ हो गई, उसके बारे में ये है आर्टिकल जो कि हम नहीं देखेंगे, कल भी आया था, हमने उसको भी स्किप किया था। नेक्स्ट है डिगिंग आर वे टू प्रॉस्पेरिटी, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया कि अफगानिस्तान जो है सऊदी अरेबिया हो सकता है लिथियम का। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा लिथियम हो सकता है। अब अफगानिस्तान में लिथियम है तो उसका यूज़ क्या है, तो आने वाला जो समय है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लिथियम, कोबाल्ट। तो इन मिनरल्स की जो डिमांड है वो 20 to 40 टाइम्स बढ़ने वाली है। ऐसे में अफगानिस्तान के पास लिथियम का होना और चाइना का अफगानिस्तान के साथ कोलैबोरेट करना इस लिथियम को निकालने के लिए, तो ये है सब कुछ डायनेमिक्स। तो अफगानिस्तान कैन बी द सऊदी अरेबिया ऑफ लिथियम, नोटेड द वॉशिंगटन पोस्ट ऑन July 23। In a brilliantly investigated ground report, the article cited a US Department of Defense finding that हिंदू कुश माउंटेन रेंज और नूरिस्तान प्रोविंस अफगानिस्तान में है, वहाँ पर $1 ट्रिलियन का क्रिटिकल एंड रेयर अर्थ मिनरल हो सकता है। बट इन एन आयरॉनिकल ट्विस्ट, जो अमेरिका का फो है चाइना एंड तालिबान, ये दोनों वेल पोजिशनड है इन रिचेस को रीप करने के लिए, क्योंकि तालिबान पावर में है, चाइना उसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है इस लिथियम को निकालने के लिए। द ट्रांजिशन ग्लोबल मोबिलिटी में अगर हम देखें तो ऑयल से इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। जो करंट ग्लोबल ऑर्डर है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश किया गया था, ये ऑयल बेस्ड कंजम्पशन पर था, लेकिन उसके बाद हमने देखा बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसके बाद अभी हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें जो कि ड्रिवन होता है बाई बैटरीज, फॉर एग्जाम्पल लिथियम, कोबाल्ट, निकल एंड रेयर अर्थ। एंड इनकी डिमांड 20 to 40 टाइम्स बढ़ने वाली है। तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज नया मिडिल ईस्ट हो सकता है। तो अभी ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, ऑयल आता है मिडिल ईस्ट से।
हिंदू कुश माउंटेन रेंज में सबसे ज़्यादा लिथियम हो सकता है एंड लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी होने वाली है आने वाले समय में एंड ये इंडिया की अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स ने ये बताया है कि ऐसे मिनरल हिंदू कुश के नदर्न साइड में भी पाए जा सकते हैं क्योंकि ये भी तो टेक्टोनिक शिफ्ट्स ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट से ही बने हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 10% जो हमारा लैंड मास है इतना ही एक्सप्लोर हुआ है, तो हो सकता है कि इंडिया में भी बहुत सारा लिथियम हो। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम मिला है, तो टू पुट इट सिंपली वी डू नॉट येट नो द पोटेंशियल रिचेस जो कि हमारे पैरों के नीचे होगा। विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड द इमर्जेंस ऑफ डीप सी माइनिंग टेक्नोलॉजीज देयर कुड बी फर्दर फाइंड्स इन अ सी एंड ओशियन, बट रिगार्डलेस की इवेंचुअल आउटकम क्या होगा डिस्कवरी प्रोसेस का, सफिशिएंट रैशनल है कि लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन करना चाहिए इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स का एंड इसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होंगी। एंड अगर हम बात करें तो माइनिंग में आपको बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेमीकंडक्टर में ज़रूरी होती है, वैसे माइनिंग में कम स्किल्ड लोग भी चलते हैं, उनको भी जॉब्स मिलेंगी। तो गवर्नमेंट्स ऑब्सेशन विद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टैग बहुत कम मायने रखता है 150 मिलियन इंडियंस के लिए, अगर उन्हें अभी भी मिनिमम वेजेस के लिए मनरेगा में काम करना पड़ रहा है। तो माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन आर मच मोर जॉब इंटेंसिव देन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 13 टाइम्स मोर जॉब्स क्रिएट करेगा माइनिंग देन एग्रीकल्चर एंड 6 टाइम्स मोर देन मैन्युफैक्चरिंग। इट इज़ वेल नोन दैट इन पास्ट जो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस पार्टी इनका टर्बुलेंट रिलेशनशिप था विद द माइनिंग सेक्टर, इन्वायरमेंटल कंसर्न होते हैं, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम होती है, लेबर कंडीशंस आर मोर प्रेसिंग इश्यूज अराउंड माइनिंग इन इंडिया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड एग्जाम्पलरी नहीं रहा है। बट अगर ड्रंक ड्राइविंग की वजह से कहीं ड्रंक ड्राइविंग हो रही तो आप ऐसा तो नहीं कि आप ड्राइविंग को बैन कर दोगे, वैसे ही आप माइनिंग को बैन नहीं कर सकते और आप ये भी नहीं कह सकते कि माइनिंग को नेशनलाइज कर देंगे, नहीं, क्योंकि अगर आप नेशनलिज्म कर दोगे माइनिंग का, आज आप सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में डाल दोगे, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर प्रॉब्लम यही इनएफिशिएंसी की होती है, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। तो माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन आर कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंड इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है नई टेक्नोलॉजी कैपिटल लेकर आएगा और एंड इसको एफिशिएंटली डिप्लॉय करेगा। तो ये यहाँ पर ऑथर का सजेशन है। राजनाथ जयशंकर टू मीट ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट्स फॉर 2+2 टॉक्स टुडे। तो अभी हमने डिस्कस किया था यूएस के साथ 2+2 हुआ था, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 हो रहा है, तो एक बार 2+2 हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि क्या आउटकम रहा। नेवी प्लेइंग अ की रोल फॉर फ्री इंडो पैसिफिक, तो फ्री ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक होना चाहिए, उसके बारे में बात की गई है। बाकी हमने यूनिट्स डिप्लॉय कर दें गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ ईडन, तो आपको लोकेशन देखनी है रेड सी, गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है, गल्फ ऑफ ईडन कहाँ है। वर्ल्ड पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। BDS मूवमेंट तो 2005 में लॉन्च किया गया था 170 पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के द्वारा। तो ये सपोर्ट गैदर करते हैं पैलेस्टीनियन के लोगों के राइट्स के लिए। तो ये खुद को इंक्लूसिव एंटी रेसिस्ट ह्यूमन राइट्स मूवमेंट कहते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेशन बंद करना चाहता है, एंटी सेमिटिज्म, इस्लामोफोबिया दैट इज अपोज्ड ऑन प्रिंसिपल्स टू ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मूवमेंट अर्ज करता है कि नॉन वायलेंट प्रेशर इसराइल के ऊपर बनाया जाना चाहिए एंड जो इसराइल है सबसे पहले वेस्ट बैंक को खाली करे, फिर ईस्ट जेरूसलम को खाली करे, फिर गाज़ा को खाली करे एंड सीरियन गोल्डन हाइट्स को। नेक्स्ट यहाँ पर अदर ऑयल इंपोर्ट्स, तो ये बताया कि इंडिया जो है बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है एंड सिर्फ 36% ही जो हैं जो कि हम डोमेस्टिक तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। पहले हम 60% डोमेस्टिक तरीके से प्रोड्यूस करते थे, तो लगातार कम होता क्यों जा रहा है। India's edible oil imports have risen almost 1.5 times and more than doubled in rupee value terms during the last 10 years. तो फ्रॉम अ 10 ईयर पर्सपेक्टिव 11.6 मिलियन टन से 16.5 मिलियन टन ये हमारा इंपोर्ट हो गया है। इन 2022-23 जो इंडिया का एडिबल ऑयल प्रोडक्शन डोमेस्टिकली ग्रोन ऑयल सीड्स एंड ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जैसे कि कॉटन सीड, राइस ब्रान, ये 10.3 मिलियन टन था। एडिंग इंपोर्ट्स ऑफ 16.5 मिलियन टन्स, टोटल अवेलेबिलिटी होगी 26.8 मिलियन टन्स एंड शेयर हो गया डोमेस्टिक प्रोडक्शन का 38.6%। पहले ये 60% था 2004-05 में एंड अभी जो हम डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं ये सिर्फ 38% कर रहे हैं। फिर ये बताया गया कि इंडिया का एडिबल ऑयल प्रोडक्शन हम देखें तो मस्टर्ड एंड सोयाबीन एंड नंबर 3 और 4 पर है कॉटन सीड एंड राइस ब्रान। कपास या तो रॉ अनगिल्ड कॉटन हार्वेस्टेड बाय द फार्मर्स कंटेन्स ओनली अबाउट 36% lint, white fluffy fiber that textile mills spin into yarn. The balance is seed which is 62% and waste 2% जो कि सेपरेट किया जाता है from the lint during ginning. Higher yields from जो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड BT टेक्नोलॉजी आई थी, तो कुछ लिमिट तक तो बढ़ी उसके बाद प्रोडक्शन, लेकिन उसके बाद वापस यहाँ पर आउटपुट कम हो गया क्योंकि नए टाइप के यहाँ पर पेस्ट आ गए, ये सब कुछ यहाँ पर रीज़न था। तो फॉलोइंग कॉटन आउटपुट एंड ईल्ड्स इन रीसेंट टाइम्स फ्रॉम BT टेक्नोलॉजीज डिमिनिशिंग इफेक्टिवनेस एंड न्यू इंसेक्ट पेस्ट आने लग गए हैज़ लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ इट्स ऑयल ड्रॉपिंग टू। तो ये यहाँ पर इशू आया। अब प्रॉब्लम ये भी है
कि अगर इंडिया में हम बात करें तो आपको एमएसपी किसके ऊपर मिलता है, पैडी, व्हीट, इनके ऊपर एमएसपी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो अ मेजर साइड इफेक्ट ऑफ हाई इम्पोर्ट डिपेंडेंस कि हम वल्नरेबल हो जाते हैं इंटरनेशनल अगर कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल प्राइस फ्लक्चुएशन आता है, हम तो यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम तो वल्नरेबल हो जाएंगे ना अगर प्राइस बढ़ेगा। तो एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज़ ब्रॉडली मूव्ड इन टेंडम विद द ग्लोबल इन्फ्लेशन। स्टेपिंग अप डोमेस्टिक एडिबल ऑयल आउटपुट फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेज विल गो सम वे जिससे इंडियन फार्मर्स को इंसुलेट किया जा सके, हाउस होल्ड को इंसुलेट किया जा सके फ्रॉम एक्सेस ग्लोबल प्राइस वॉलेटिलिटी। बट इसके लिए ओपननेस टू टेक्नोलॉजी चाहिए। जीएम हाइब्रिड्स को आप इंक्लूड करो मस्टर्ड सोयाबीन में, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ सके, हर्बिसाइड एप्लीकेशन कम हो सके। लेकिन इसके लिए आपको एश्योर्ड एमएसपी देना पड़ेगा जिस तरीके से आप व्हीट एंड पैडी के लिए देते हो। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस तो कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म में लगी हुई हैं, दोनों एमएसपी ऑफ द टू सीरियल क्रॉप्स उसकी ही बात कर रहे हैं। तो ये ऑथर का पॉइंट है। डिबेट ओवर अप्रोप्रिएट एज ऑफ एडमिशन टू क्लास 1। तो बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था 5+3+3+4 जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास 1 में बच्चा तब जाएगा जब वो 6 साल का हो गया हो। लेकिन दिल्ली में क्या हो रहा है, जो क्लास 6 मतलब बेसिकली जो क्लास 1 का बच्चा है वो 6 साल से कम में भी एडमिशन हो रहा है उसका। तो यही कहना था सेंटर का ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फिर ये बताया गया कि अगर हम स्टडीज़ देखें तो बच्चे को लेटर ईयर्स में जाना चाहिए क्लास फर्स्ट में या तो पहले जाना चाहिए क्लास फर्स्ट में, ये बताया गया। द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिक्चर्स की 5+3+3+4 ये मॉडल होना चाहिए। तो 3 to 8 फाउंडेशनल स्टेज, 8 to 11 प्रेपरेटरी स्टेज, 11 to 14 मिडिल स्टेज एंड 14 to 18 सेकेंडरी स्टेज। तो 3 to 5 ईयर्स तक प्री स्कूलिंग होनी चाहिए एंड उसके बाद ही बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाना चाहिए। तो चाइल्ड शुड बी 6 years old to be eligible for admission into class 1 after completing 3 years of early childhood education. सम स्टेट्स यहाँ पर एडमिट करें स्टूडेंट्स को आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ 5, अदर्स एडमिट करें एट 6 years। तो यहाँ पर थोड़ी डिस्क्रिपेंसी हो गई है। फिर यहाँ पर स्टडी हुई थी जिसमें ये पता चला कि अगर बच्चे को बाद में क्लास 1 में भेजो तो ज़्यादा उसकी ग्रास्प करने की पावर होती है। तो बाय द एज ऑफ 11 देयर वाज नो डिफरेंस इन रीडिंग एबिलिटी लेवल बिटवीन द टू ग्रुप्स, बट द चिल्ड्रन जिन्होंने पहले स्टार्ट किया था उनका लेस पॉजिटिव एटीट्यूड था टू रीडिंग एंड शोड पुअरर टेक्स्ट कॉम्प्रहेंशन देन दोज चिल्ड्रन जिन्होंने बाद में स्टार्ट किया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे को जल्दी एडमिशन करा दो फर्स्ट में, थोड़ा लेट करो, ये बताया गया। कंडीशंस नॉट राइप येट टू ट्रांसफॉर्म रुपी इनटू अ हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी क्या होती है? हार्ड करेंसी वो होती हैं जो कि वाइडली एक्सेप्टेड होती हैं एंड इनमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और इसके अलावा इसको ज़्यादा रिलायबल कंसिडर किया जाता है। तो इंडिया हार्ड करेंसी इतनी जल्दी बन जाए उसमें थोड़े कम चांसेस है क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होने चाहिए, ट्रेडिंग पार्टनर्स होने चाहिए। तो इंडिया शुड बिकम अ मिडिल इनकम कंट्री एंड देन पुश टू मेक रुपी अ हार्ड करेंसी। एंटिल देन इट मस्ट प्रमोट द सेटलमेंट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन द लोकल करेंसी, थिंक टैंक GTRI सेड ऑन संडे। तो हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, अगर आपको इसमें डिफरेंस पता है देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। विमेन को टॉप प्रायोरिटी दी जाती है अंडर PM मुद्रा योजना स्कीम। तो स्वनिधि से समृद्धि, स्वनिधि क्या है? एक्चुअली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10-10 हज़ार रुपये के लोन दिए गए थे कोविड के टाइम में, यही है स्वनिधि। बाद में इस स्कीम को और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया था। तो स्वनिधि स्कीम पता होना चाहिए। यूके के साथ FTA साइन करने की बात हो रही है। तो यूके का ये कहना है कि जो हमारे GI प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए अंडर दिस FTA। अब इनके कौन से GI प्रोडक्ट्स हैं? तो विस्की, चीज़, इनके सारे चीज़ वगैरह हैं। तो GI इज़ प्राइमरली एन एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी। तो ये चाहते हैं कि जो इनके GI प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हायर प्रोटेक्शन दी जाए। UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम का एक इनिशिएटिव है UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इसमें आपको 3 चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। करंट अफेयर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, जो कि करंट अफेयर्स कवर किया जा रहा है जनवरी 2023 से और कब तक करा जाएगा? जनवरी 2024 से। प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज जिसमें प्रीलिम्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं। प्रीलिम्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एंड मेंस को भी हम डिटेल में ही डिस्कस करें, सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।